क्राइम रिपोर्ट इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। सबसे पहले खबर मुंबई से। मुंबई में अमिताभ बच्चन के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यह कदम एहतियातन उठाया गया है। जया बच्चन के बयान के बाद जो उन्होंने संसद में दिया था, उसके बाद पुलिस ने एहतियातन उनके घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी है। जया बच्चन ने क्या बयान दिया था संसद में, आइए पहले आपको वो सुनवाते हैं। Sir, people who have made their name in this film industry have called it a gutter. I completely disagree and I really disassociate, and I hope the government tells these people who have made their earning, name and fame in this industry to stop using such language. Just because there are few people, you cannot tarnish the image of the entire industry. Right. जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, गलत बात है। जया बच्चन के बयान के बाद कंगना रनौत ने एक के बाद एक कई ट्वीट करके उन पर निशाना साधा। कंगना ने अपने नए ट्वीट में लिखा, कौन सी थाली दी है जया जी और उनकी इंडस्ट्री ने। एक थाली मिली थी जिसमें 2 मिनट के रोल आइटम नंबर्स और एक रोमांटिक सीन मिलता था, वो भी हीरो के साथ सोने के बाद। मैंने इस इंडस्ट्री को फेमिनिज्म सिखाया, थाली देशभक्ति नारी प्रधान फिल्मों से सजाई। यह मेरी अपनी थाली है जया जी, आपकी नहीं। सुनील सिंह हैं इस मामले में ज्यादा बात करने के लिए। सुनील, एहतियातन सुरक्षा बढ़ाई गई है, क्या कोई उनके पास सूचना भी थी कि कुछ लोग वहां प्रोटेस्ट के लिए या फिर किसी और तरह की घटना वहां हो सकती है? बिल्कुल नहीं शारिक, सिर्फ और सिर्फ एहतियातन सुरक्षा बढ़ाई गई ऐसा मुंबई पुलिस का कहना है। क्योंकि जब संसद में जया बच्चन का बयान आया, उसके बाद वो सोशल मीडिया पे ट्रोल भी होने लगी और जिस तरह से पूरा माहौल बन गया है, उससे एक अंदेशा था कि शायद अगर कोई वहां पर पहुंच सकता है या फिर वहां पर जाकर कोई प्रदर्शन कर सकता है, तो एहतियातन वहां पर मुंबई पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। घर के बाहर पुलिस वैन लगा दी गई है, साथ में पेट्रोलिंग वैन भी एक लगा दी गई है और पुलिस का साफ तौर पर कहना कि सिर्फ एहतियातन है, किसी तरह की कोई इनपुट या उनकी तरफ से या अमिताभ बच्चन की तरफ से कहीं कोई मांग नहीं की गई थी। सिर्फ एहतियातन मुंबई पुलिस ने खुद होकर सुरक्षा बढ़ाई है और सिर्फ घर की सुरक्षा बढ़ाई गई है, अलग से उन्हें कोई सुरक्षा नहीं दी गई। शुक्रिया सुनील, आप हमारे साथ बने रहें। आगे जो मामला है उस मामले पे भी हम आपसे बात करना चाहेंगे। सुशांत केस की ड्रग्स एंगल की जांच कर रही एनसीबी के पास आज श्रुति मोदी पूछताछ के लिए पहुंची, लेकिन एसआईटी के एक सदस्य के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद पूछताछ बीच में ही रोक दी गई और एनसीबी ने श्रुति मोदी को वापस भेज दिया। अब पूछताछ कर रही टीम के बाकी सदस्यों का कोविड टेस्ट होगा। वहीं जया साहा को भी पूछताछ के लिए समन भेजा गया है। श्रुति मोदी सुशांत राजपूत की मैनेजर थी और जया साहा टैलेंट मैनेजर है। ईडी ने रिया चक्रवर्ती के फोन से जो ड्रग्स से जुड़े व्हाट्सएप रिट्रीव किया है, उसमें जया साहा और रिया के बीच एक बातचीत है जिसमें श्रुति मोदी का भी जिक्र है। इस बीच एनसीबी ने 3 नए आरोपियों को भी पकड़ा है, लेकिन अभी यह साफ नहीं है कि उन्हें किस मामले में गिरफ्तार दिखाया गया है। सुनील सिंह हैं हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। सीधे सुनील के पास चलते हैं। सुनील, 3 और लोगों की गिरफ्तारी की बात सामने आई है, वो 3 लोग कौन हैं, क्या है कनेक्शन, और अब पूछताछ की संभावना इन दोनों से कब की देखी जा रही है? देखिए, मैं इस समय दक्षिण मुंबई में हूं। ये मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का गेस्ट हाउस है, जहां पर कि आज सुबह श्रुति मोदी को बुलाया गया था, उनसे पूछताछ शुरू भी हुई थी। लेकिन जो एसआईटी की टीम है एनसीबी की, उसमें एक सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाया गया, इसलिए पूछताछ बीच में रोक दी गई है और कोरोना प्रोटोकॉल के तहत अभी फिलहाल जांच बंद कर दी गई है। पूरे मामले में अब तक 18 गिरफ्तारियां हुई हैं, जिसमें रिया चक्रवर्ती और शोएब चक्रवर्ती हैं। 3 जो शख्स की बात कर रहे हैं वो एक दूसरा मामला है, एनसीबी की मुंबई यूनिट ने गिरफ्तार किया है ड्रग्स के मामले में। जो सुशांत सिंह राजपूत सिंह के मौत से जुड़ा हुआ जो मामला है ड्रग्स का, उसमें सिर्फ 18 गिरफ्तारियां अब तक हुई हैं, जो कि कल तक हुई थी। कल आखिरी 2 गिरफ्तारियां हुई थी, एक गोवा से एक मुंबई से, और उस मामले की जांच अभी चल रही है। जो चैट, रिया की चैट से जुड़ा हुआ एक मामला जो 15-20 दर्ज किया गया था एनसीबी की तरफ से, उसमें जिसके लिए एसआईटी बनाई गई थी, उसकी जांच की शुरुआत आज से हुई थी और आज ही श्रुति मोदी और जया साह को यहाँ पर तलब किया गया था, क्योंकि ड्रग्स के जो बारे में जो चैट हुआ था उसमें उन दोनों के नाम थे। तो लिहाजा श्रुति मोदी पहुंची थी, उनसे पूछताछ हो रही थी, लेकिन एसआईटी का एक सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाया गया, इसलिए फिलहाल एसआईटी की जांच रोक दी गई है और अगला कदम उठाया जाएगा कोरोना प्रोटोकॉल के तहत एहतियातन कदम उठाने के बाद।
शुक्रिया सुनील इस पूरी जानकारी के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली में इस साल फरवरी में हुए दंगों की साजिश की जांच तकरीबन पूरी कर ली गई है। दिल्ली पुलिस इस मामले में आरोपियों के खिलाफ आज या कल कोर्ट में चार्जशीट दायर करेगी। गृह मंत्रालय ने 21 अगस्त को इस मामले में यूएपीए के तहत चार्जशीट दायर करने के लिए हरी झंडी दे दी थी। इससे पहले रविवार को दिल्ली पुलिस ने दंगों के सिलसिले में जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को भी गिरफ्तार किया था। दंगों के आरोप में उमर खालिद समेत अब तक 20 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी से जुड़े लोग, जामिया के कुछ छात्र, पिंजड़ा तोड़ ग्रुप से जुड़े लोग, पीएफआई से जुड़े लोग, आप के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन, शर्जिल इमाम को दंगों के लिए जिम्मेदार बताया जा सकता है। मुकेश है हमारे साथ इस मामले में ज्यादा बात करने के लिए। मुकेश, बताया यह जा रहा है कि जांच पूरी हो गई है, तो क्या यही 20 लोग जिम्मेदार थे जिनके खिलाफ चार्जशीट होगी या फिर कुछ और नाम जुड़ सकते हैं? देखिए शारिक, दिल्ली दंगों की जांच के हिसाब से आज बड़ा दिन है, क्योंकि दिल्ली दंगों की साजिश को लेकर दिल्ली पुलिस चार्जशीट पेश करेगी। और कुछ देर पहले जो दिल्ली पुलिस के टॉप सोर्सेस हैं उन्होंने हमें कंफर्म कर दिया है कि ये चार्जशीट आज ही दाखिल की जाएगी। अगर कोई तकनीकी कारण फंस गया तो हो सकता है कि कल चार्जशीट दाखिल हो, लेकिन वैसे ये चार्जशीट आज ही दाखिल होने जा रही है। दिल्ली पुलिस ने इस चार्जशीट में करीब 18 धाराएं लगाई हैं, जिसमें यूएपीए से लेकर हत्या की कोशिश, देशद्रोह, आर्म्स एक्ट, दंगा फैलाना, ये तमाम जो बड़ी धाराएं हैं, संगीन धाराएं हैं, इनके तहत ये केस दर्ज हुआ था। और उसी केस में लगातार जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल है ये इस केस की जांच कर रही थी। पिछले 6.5 महीने से इस केस की जांच हो रही है और फाइनली जो है आज चार्जशीट पेश होने वाली है। तो तमाम जो संगठन आपने बताए हैं, पीएफआई, जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी, इस तरह के जो संगठन हैं, जामिया के छात्र हैं, कुछ जेएनयू के छात्र हैं, उनके खिलाफ चार्जशीट पेश हो सकती है। हालांकि पुलिस ने अभी तक किसी के नामों का खुलासा नहीं किया है, लेकिन ऐसी उम्मीद की जा रही है कि जिन 20 लोगों पर यूएपीए लगाया गया है वही इस केस में आरोपी हो सकते हैं। और हो सकता है कि इनके अलावा भी कुछ और आरोपी हो जिनके नाम अभी तक हमें मालूम नहीं चल पाए हों, क्योंकि जांच चल रही है और चार्जशीट में क्या कुछ है ये चार्जशीट सामने आने के बाद साफ हो पाएगा। लेकिन जिस तरह से पुलिस ने जांच की है, पुलिस का यह दावा है कि करीब लाखों पन्नों की ये चार्जशीट होगी, जिसमें टेक्निकल एविडेंस के अलावा तमाम जो मौके से मिले सबूत हैं, इसके अलावा जो गवाहों के बयान हैं, जो एक्यूज के बयान हैं, उनके बेसिस पर ये चार्जशीट पेश की जा रही है। और काफी पुख्ता सबूतों के आधार पर ही इस केस में जितने भी एक्यूज हैं उनको अलग अलग चार्जेस में उनको एक्यूज बनाया गया है। तो कुल मिलाकर दिल्ली पुलिस आज कोर्ट में चार्जशीट पेश करेगी, ऐसा हमें कहा गया है। लेकिन किसी मुकेश, आपका शुक्रिया। जैसा आप बता रहे थे कि आज चार्जशीट दायर की जाएगी, मुकेश के जो सूत्र हैं पुलिस में उनके हिसाब से आज ही चार्जशीट दायर की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। गाजियाबाद में अपनी बेटी के साथ छेड़छाड़ का विरोध करने पर बुजुर्ग महिला के साथ मारपीट करने वाले शख्स सुनील चौधरी को मंगलवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले भी यह शख्स कई और महिलाओं के साथ मारपीट कर चुका है, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। सीसीटीवी फुटेज आने के बाद और वायरल हो जाने के बाद पुलिस पर दबाव पड़ा, तब जाकर सुनील सिंह की गिरफ्तारी हुई। अब परिवार मारपीट जैसी हल्की धाराओं में मामला दर्ज करने का आरोप लगा रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? सुनील। हाँ, सुनील। पिताजी क्या नाम है? कहाँ रहते हो? हमारे संवाददाता रवि संजन शुक्ला ने पीड़ित महिला मुकेश देवी और उनके बेटे निशांक से बात की। मुकेश देवी बहुत ज्यादा कुछ बोलने की स्थिति में है नहीं, लेकिन इस बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। 12 तारीख को माताजी के साथ में सुनील चौधरी नाम के एक शख्स ने इसलिए मारपीट की क्योंकि माताजी ने अपनी बेटी के साथ जो छेड़खानी हो रही थी उसका उन्होंने विरोध किया था। माताजी, ये बताइए कि ये जो आपके साथ इसने मारपीट की, सुनील चौधरी नाम के शख्स ने, ये किस लिए मारपीट किया? ये तो सब सही करता है। मैं दुकान पर दलिया लेने जा रही थी, इसने मुझे गाली दी। मैंने इसकी लेडीज से कहा, वो कहती है मेरा हस्बैंड गाली नहीं देता। तो मैंने बोला मगर देख गाली दे रहा, रोक ले। उसने उस दूध की बाल्टी धरती पर रखी, उसकी लेडीज बोली मारो इसे, और उसने मैं मार 3-4 गुट्टी मारे, मैं बेहोश हो गई। फिर मुझे कुछ पता नहीं। तो माताजी बहुत ज़्यादा बोल नहीं सकती हैं क्योंकि अभी हॉस्पिटल से आई हैं। उनके बेटे हैं निशांत, उनसे हम बात करते हैं। ये बताइए शशांक कि आपने ये बताया जा रहा है कि कोई गवाही नहीं दे रहा। आपने 12 तारीख को पुलिस को शिकायत की थी, पुलिस ने भी उसके खिलाफ में मुकदमा नहीं दर्ज किया था। अगर ये सीसीटीवी कैमरा नहीं आता
तो पुलिस मुकदमा नहीं दर्ज करती? हाँ बिल्कुल सर, मैं बता रहा हूँ विस्तार से आपको कि इसमें हुआ क्या था। मुझे बताया गया कि हम तुम्हारी मम्मी का ट्रीटमेंट जब शुरू करेंगे पहले आप FIR लिखवाइए। तो हमने तहरीर दी। तहरीर में देखिए, उसमें मैंने वीडियो तब तक हमें नहीं मिला था, तो मैंने लिखा कि सुनील चौधरी ने मेरी माँ के साथ बदतमीजी की और उनके सर पे कुर्सी मारी। ठीक है, इसके बिहाफ पे उन्होंने साधारण धाराएं बना के और ये बोल दिया, क्योंकि मुझे बाद में पता लगा कि ये तो बहुत साधारण दफ़ाएं हैं, इनमें कुछ नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद में हमने वीडियो टीवी फुटेज जो है आईओ के साथ लेने गए, तो आईओ को दे दी, उन्होंने मुझे देने से मना कर दिया और आईओ ने प्रेशर बनाया कि तुम्हें ये वीडियो नहीं मिलेगी और मिली तो देख लेना, ठीक नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद में जैसे तैसे मैंने लिटरली पैर पकड़े उन आदमी के, उन्होंने मुझे दे दी वो वीडियो कि ठीक है बेटे तुझे न्याय मिलना चाहिए। और फिर जब मैंने वीडियो दिखाई है, उसके बाद जिससे भी दिखा रहा हूँ साफ साफ बोल रहे हैं कि ये अटेम्प्ट ऑफ मर्डर है। और आप देख लीजिएगा इस कुर्सी का वजन 14-15 किलो। अगर कोई बोले इस कुर्सी से जान नहीं जा सकती तो वो खुद लगवा के देख ले एक कुर्सी। तो क्या ये इस आदमी का इतना यहाँ पर आपराधिक रिकॉर्ड है कि इसके खिलाफ में कोई गवाही देने को तैयार नहीं है? मैं क्या बताऊं, आप खुद जाके लोगों से पूछ लीजिए। अगर इसके बारे में कोई भी एक शब्द विरुद्ध बोलने को चला जाए, आपको उनके चेहरे पे डर साफ दिखाई दे जाएगा। यहीं पे पड़ोस में है, जब भी करता है सिर्फ औरतों पे अटैक करता है। कर्नाटक के बेंगलुरु में पुलिस ने एक नामी ड्रग्स तस्कर को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। अयूब खान नाम के इस ड्रग्स तस्कर के पास से 7 किलो गांजा बरामद हुआ है। उसके खिलाफ ड्रग्स तस्करी के 9 मामले दर्ज थे और वो फरार चल रहा था। पुलिस को उसके इलाके में गांजे की डिलीवरी देने आने की खबर मिली थी। पुलिस जब उसे गिरफ्तार करने पहुंची तो उसने धारदार हथियार से पुलिस वालों पर हमला कर दिया। इसके बाद पुलिस ने गोली चलाई तो जो उसके पैर में लगी। अयूब खान के हमले में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद फूफा के घर पठानकोट पहुंचे सुरेश रैना। पूरी खबर ब्रेक के बाद। इंदौर के MY अस्पताल में भारी लापरवाही का मामला सामने आया है, जिसमें मुर्दा घर में एक शव स्ट्रेचर पर पड़े पड़े सड़ गया। शव की कोई पहचान नहीं हो सकी है। बताया जा रहा है कि शव यहां 11 दिन पहले लाया गया था, जिसे किसी ने लाकर अंतिम संस्कार के लिए दिया था, लेकिन किसी ने उस शव की सुध नहीं ली। अब अस्पताल इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की बात कर रहा है। अनुराग द्वारी हैं हमारे साथ। अनुराग, इस घटना के लिए सिर्फ एक लफ्ज काफी है, शर्मनाक। बिल्कुल शारिक, और इंदौर वो जिला है जो सबसे बुरी तरह से प्रभावित है मध्य प्रदेश में कोरोना से, जहां पर सबसे ज्यादा मौत के आंकड़े हैं। अब अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि इनके यहाँ पर पहले 10 से 11 शव आते थे, लेकिन कोरोना काल में उसकी संख्या लगभग दोगुनी हो गई है। रोज 22 से 23 आते हैं, क्योंकि किसी और सरकारी अस्पताल में मुर्दा घर नहीं है, तो कोई लावारिस लाश भी हो जैसे इस घटना में, वो भी वहीं पर आता है। अब जो प्रक्रिया है उसके तहत लावारिस लाश को कि अगर कोई उसका परिजन आ जाए तो 7 से 8 दिन वो वैसे भी रखते हैं, लेकिन MY अस्पताल के साथ चूंकि सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, इसके साथ एक और दिक्कत है कि जो मुर्दा घर में डीप फ्रीजर है वो सिर्फ 16 हैं। अब अस्पताल का कहना है कि ऐसे में जब रोज लाशों की संख्या बढ़ रही है, 23-24 कई बार 25 भी आ रहे हैं, और अगर उसी दिन उसका पोस्टमार्टम होकर वो नहीं जा रहा तो अस्पताल के सामने बड़ा संकट है। उन्होंने बार बार खत लिखे भी हैं कि डीप फ्रीजर की संख्या बढ़ाई जाए, लेकिन वो बढ़ाया नहीं जा सका है। बावजूद इसके इस घटना को तो किसी भी तरह से आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक मुर्दा स्ट्रेचर पर है, 11 दिन तक किसी ने चादर तक हटाई नहीं, और जब आखिरकार 11 दिनों बाद चादर हटाई गई भयानक बदबू में, तो वो कंकाल में तब्दील हो चुका था। तो अब अधीक्षक ये कह रहे हैं कि जो दोषी लोग होंगे, क्योंकि अगर ये लावारिस लाश है तो बाकायदा इसकी एंट्री हुई होगी, कौन लाया होगा, लेकिन इसके बारे में अभी तक किसी को कुछ पता नहीं। तो वो कह रहे हैं कि जो भी जिम्मेदार है वो जांच करके उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अनुराग, तो फिर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि लॉकडाउन के दौरान सिर्फ बैठकर हाथ पर हाथ धरे बैठे रह गए, आपदा को अवसर में नहीं बदला और इस तरह की चीजों को इनहांस नहीं किया, इसी वजह से इस तरह के दिन देखने पड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हमने बार बार देखा है शारिक कि किस तरह से स्वास्थ्य कभी भी सरकार की प्राथमिकताओं में, चाहे किसी भी पार्टी की हो,
नहीं रहा है। और यही वजह है कि मध्य प्रदेश की अगर आप बात करेंगे तो सिर्फ राजधानी भोपाल में ही 85% से ज्यादा आईसीयू के बेड भर चुके हैं। ऑक्सीजन की किल्लत की खबरें हम दिखा चुके हैं। किस तरह से सरकारी अस्पतालों में जो जूनियर डॉक्टर हैं उनको भी अगर N95 मास्क से लेकर के तमाम सैनिटाइजर की सुविधा नहीं थी, इन तमाम चीजों के बारे में हम बता चुके हैं। अब हालात ये हैं कि रातों रात आप ऑक्सीजन प्लांट या सारी चीजें तैयार नहीं कर सकते। अगर ये प्राथमिकताएं होती, जिस तरह से 7-7.25 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश में सिर्फ 600 वेंटिलेटर हैं, सारे सरकारी प्राइवेट मिला दें आप, तब जाहिर सी बात है ये सारी चीजें कभी सरकार की प्राथमिकताओं में रही ही नहीं है, क्योंकि उनके बूथे पर न लोग वोट देते हैं और न सरकारें वोट मांगती हैं। शुक्रिया अनुराग इस पूरी जानकारी के लिए। क्रिकेटर सुरेश रैना आज अपने फूफा के घर पठानकोट के गांव थरियाल पहुंचे। किलिंग गैंग ने सुरेश रैना के फूफा और फुफेरे भाई की हत्या कर दी थी। पुलिस इस सारे मामले की जांच कर रही है। इस मामले में पुलिस ने अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। 11 और अपराधियों की तलाश की जा रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा कि केस को सुलझा लिया गया है और जिन 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है वो उसी गैंग के हिस्सा थे। 19 से 20 अगस्त की रात को उनके परिवार पर डकैतों ने हमला किया था। इस पर सुरेश रैना ने पंजाब सीएम और पंजाब पुलिस से ट्वीट कर मदद की गुहार लगाई थी। दीदी से मिला हूँ अभी, पूरा मैंने देखा है अभी सारा, और पुलिस काफ़ी अच्छा काम कर रही है। सीएम सर ने बहुत हेल्प किया है इसके लिए। तो जब तक वो पूरा फोन रिपोर्ट आएगी कैसे होगा, बट वो दुर्भाग्यपूर्ण है कि अभी तक वो लोग का पता नहीं चल रहा है। लेकिन आई थिंक सीएम सर ने बहुत हेल्प किया, तो मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत शुक्रिया। और फैमिली थोड़ा भी डिफ़िकल्ट टाइम है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट उनका कुछ ना कुछ उनके परिवार के लिए करे, जिससे उनके 2 परिवार हैं, जितना हो सकता है हम लोग सब मिल के कर रहे हैं। और मीडिया की तरफ से आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी हेल्प करी इन लोगों के लिए। और अब वक्त है न्यूज रैप का। नोएडा के एक्सप्रेस थाना क्षेत्र में बालू खनन का विरोध करने पर खनन माफिया ने एक परिवार पर फायरिंग की और धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस हमले में पिता और 2 पुत्र समेत 4 लोग घायल हैं। इस मामले में मुख्य आरोपी सतबीर को गिरफ्तार कर लिया गया है। 4 हमलावरों की तलाश जारी है। आरोपी सतबीर मोनू के खेत से खनन करना चाहता था, जिसका विरोध मोनू के परिवार ने किया, जिसके बाद सतबीर और उसके लोगों ने उन पर हमला कर दिया। घायलों में से 2 को गोली लगी है, एक की हालत गंभीर है। मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए बैंकों से कर्ज लेकर मोटरसाइकिल और स्कूटर खरीदने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। क्राइम ब्रांच के मुताबिक ये गिरोह बाद में इन 2 पहिया वाहनों को सस्ती कीमत पर बेच देता था। क्राइम ब्रांच ने इस मामले में 2 लोगों को यानी फुरकान शेख और रफीक शेख को गिरफ्तार कर 13 स्कूटर बरामद किए हैं। आरोपियों से पूछताछ में पता चला है कि यह गिरोह अब तक करीब 35 लाख कर्ज लेकर 50 के करीब मोटरसाइकिल खरीद कर बेच चुका है। लॉकडाउन के दौरान और उसके बाद साइकिल की सेल में तेजी देखी गई। लोग फिट रहने के लिए साइकिल का इस्तेमाल ज्यादा करते नजर आए। इसी का फायदा चोर उठा रहे हैं आजकल। दिल्ली के हौस खास इलाके में 2 साइकिल चोरों को पकड़ा गया है, जिसने 13 महंगी साइकिल बरामद की है उनसे। चोरी के बाद साइकिल को कबाड़ में बेच देते थे। कबाड़ी की भी तलाश जारी है। पकड़े गए चोर का कहना है साइकिल चोरी आसान है और इसमें रिस्क भी कम था। तो आज इस शो में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।